नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। तीसरी थाना के कुम्हार टोला गांव में बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 95 पेटी लगभग 850 लीटर अंग्रेजी शराब किया गया जब्त। गिरडी कुल्लरी में चोरों का दहशत, आए दिन चोर कुल्लरी के विभिन्न विभागों पर बोल रहे हैं धावा। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में की गई संयुक्त प्रेस वार्ता। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पर विस्तृत हुई चर्चा। और गिरिडीह प्रखंड आवासीय परिसर में गंदा पानी जमाव, गंदगी एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्त को दिया गया आवेदन। और अब खबरें विस्तार से। तीसरी थाना पुलिस ने तीसरी थाना क्षेत्र के कुम्हारटोला गांव में छापेमारी कर 95 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। बुधवार को एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। तीसरी थाना क्षेत्र के कुम्हारटोला गांव में तीसरी थाना पुलिस ने छापेमारी कर 95 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। बुधवार को एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह ने तीसरी थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिस घर से शराब बरामद हुआ है उसके मालिक कारू राय को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अवैध कारोबार का मास्टरमाइंड फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि तीसरी थाना प्रभारी उत्तम उपाध्याय के नेतृत्व में एसआई सधन कुमार रोशन कुमार ने पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर कार्रवाई करते हुए शराब के अवैध कारोबार का उद्भेदन किया है। सूचना हम लोग को मिली थी कि जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिया गया था कि कारू राय और दिनेश साव जो तीसरी थाना अंतर्गत ये दोनों आते हैं, ये अवैध दारू शराब का धंधा चला रहे हैं। इसी क्रम में छापामारी की गई। वस्तुतः छापामारी कारू राय के घर से की गई है और ये आप देख रहे हैं जितना ये रिकवरी हुई है, जिसमें से आपका रॉयल स्टिक की 60 पेटियाँ हैं और इंपीरियल ब्लू की 35 पेटियाँ हैं। एक पेटी में करीब 24 पीस है और टोटल अगर काउंट करेंगे तो 2280 बोतलें निकलती हैं। 375 ml का हर एक बोतल है। तो इस प्रकार ये बहुत भारी मात्रा में अवैध शराब की रिकवरी हुई है। प्राथमिक अनुसंधान में हम लोगों ने देखा है कि फॉर सेल इन हरियाणा ओनली इस पर लिखा हुआ है, तो स्पष्ट रूप से यह अवैध ही है। अभी प्राथमिक जाँच में कारू राय के द्वारा जब छापामारी करके इसको रिकवरी किया गया तो कारू राय के द्वारा स्पष्ट बताया गया कि इस धंधे में सिर्फ उसकी संलिप्तता नहीं है, बल्कि साथ में दिनेश साह भी इसमें संलिप्त है। वस्तुतः प्राथमिक जांच में ये स्पष्ट रूप से उभर कर रहा है कि दिनेश साह और कारू राय दोनों मिलकर ये धंधा करते थे और अभी वर्तमान में दिनेश साह फरार है। FIR किया जा चुका है। अनुसंधान आगे के अनुसंधान। सीसीएल के स्टोर में चोरों ने सेंधमारी कर चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि घटनास्थल पर सीसीएल के सुरक्षा प्रहरी के पहुंचते ही सभी चोर भाग गए। सीसीएल क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ गया है। मंगलवार की रात सीसीएल के स्टोर में चोरों ने सेंधमारी कर चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि स्टोर सुरक्षा में तैनात सुरक्षा प्रहरी के पहुंचते ही चोर भाग खड़े हुए। इस बाबत सीसीएल सुरक्षा प्रभारी ओम प्रकाश दास ने बताया कि स्टोर रूम में चोरों द्वारा सेंधमारी की सूचना मिलते ही कार्रवाई की गई, जिसके बाद चोर भाग खड़े हुए। बनियाडी स्टोर में जो है सो गिरिडीह स्टोर पूरा चोर की संख्या बढ़ते जा रहा है। पूरा एकदम सेंधमारी करते जा रहा है। एकदम उसी में जा करके पुलिस दल जो से आया थाना प्रभारी का, इसके वहाँ से आने के बाद छापा मारी किए मेरे जवान इसके लोरेन 2 एका, उसमें जो सो लोहा बरामद किया और केबल जो सो बरामद किया। उसके बाद में फिर जा कर के उधर से चोर लोग ने 25 से 30 की संख्या में चोर थे। दोबारा जब थाना वाले जब रिटर्न जब गया उसके बाद फिर धावा बोल दिया, फायरिंग भी किया। तब इधर से हवा फायरिंग हम लोग की तरफ से हुआ है। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के बारे में बताया गया। बुधवार को पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
इसमें जमुआ विधायक केदार हाजरा, गांडे विधायक जयप्रकाश वर्मा, गिरिडीह पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता चुन्नू कांत, दिनेश यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। इस प्रेस वार्ता में केदार हाजरा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर लोगों तक यह बात पहुंचानी है कि जिस वक्त कोरोना महामारी के चपेट में पूरा विश्व आया, उस समय हमारे पास इस महामारी से लड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तब 15 मई को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने विकास के क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च किए, जैसे कृषि, लघु उद्योग, इंडस्ट्रीज आदि के क्षेत्र में बिना गारंटी के लोन देने की व्यवस्था की। मौके पर सभी वक्ताओं ने प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी ताकि आम जनता तक यह लाभ पहुंच सके। कोरोना महामारी से लड़ रहा था और भारत भी उसमें बच नहीं पा रहा था। भारत में भी वैश्विक कोरोना का आक्रमण हुआ था। कई चीज़ें कोरोना को संक्रमित कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई चीज़ें नहीं। उसी समय इस देश के प्रधानमंत्री ने लगभग आत्मनिर्भर भारत 15 मई को 2020 को इस देश में घोषणा की कि जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बनता है, हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5 सूत्रों पर आत्मनिर्भर भारत बनने का 5 सूत्र देश में लोगों को पालन करने के लिए कहा। उनका था इंटैक्ट, इन्फ्लेशंस, इनोवेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशंस, इरादा, समावेश, इनोवेशंस और आधारिक संस्था और निवेश। इन 5 विषयों पर हम अगर काम करें तो भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। आज हमारा आत्मनिर्भर भारत की जो हमारा नारा है, जिसके तहत हमारे पैकेज दिए गए हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं बिना गारंटी के उनको लोन देने की व्यवस्था की जा रही है। आपने देखा होगा झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमारे बांस का उद्योग है, यहाँ पर हम बांस आधारित उद्योग बना सकते हैं। जो छोटे छोटे चीजें, मशरूम की चीजें, इन चीजों को लेकर के जो हम आयात करते हैं, उन चीजों को हम यहाँ उत्पादित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, लौह क्षेत्र में, कोयला के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, लोगों को रोजी रोजगार दे सकते हैं। और जो रेवेन्यू हमारा खर्च होता था, आज हमको आवश्यकता पड़ती थी कि हम साउथ अफ्रीका से भी हम कोयला खरीदते, आज कोल ब्लॉक की नीलामी की बात हो गई। हम इतना जरूर कह सकते हैं, जो हमारी सरकारें हैं, इस योजना को विफल करने में हमारी सरकार लगी है, लेकिन इसको कभी भी जनता विफल नहीं होने देगी। पूरे दृढ़ संकल्प के साथ में आत्मनिर्भर भारत के लिए, और ये सिर्फ सरकार के कहने से नहीं होगा, ये हम सबों को उसमें लगना पड़ेगा, एक एक लोगों को। हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है और जनता की तमाम जो समस्याएं हैं उसका सुलझाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहतर कोशिशें हो रही है। और आप भी जानते हैं कि झारखंड में चूंकि अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और झारखंड सरकार उन तमाम योजनाओं को जो हम निचले इकाइयों के हितों के लिए काम करने के लिए ला रहे हैं, उन योजनाओं पर फोकस नहीं कर पा रही है, ध्यान नहीं दे पा रही है। जिस कारण से अभी एक प्रश्न था मित्रेश जी का भी कि अभी कहाँ वीडियो में क्या दिखाई पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो स्थानीय सरकार का, लोकल सरकार की उदासीनता के कारण भी ऐसा देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने फंड अलॉट किया है, हमने योजना भी अलॉट किया है और उसको धरातल पर नहीं लागू किया जा रहा है, उतारा नहीं जा रहा है, जिस कारण से कुछ दिक्कतें आ रही है। फिर भी हम लोग दबाव बनाएंगे और हम लोग दबाव बना करके जो फंड केंद्र सरकार से आ रहा है, जिस चीज़ के लिए पैसा आ रहा है, उस चीज़ के लिए उपयोग हो और प्रवासी मजदूरों को लाभ मिल सके, किसानों को लाभ मिल सके, छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं उनको लाभ मिल सके, तो हम आत्मनिर्भर भारत का जो कल्पना है उस संकल्पना को साकार कर सकते हैं।
जो भारत सरकार की योजना है, इन दो चीज़ों पर फोकस किया आदरणीय प्रधानमंत्री ने और केंद्र की सरकार। कृषि के सेक्टर में अभी आपको विस्तार से बताया गया कि क्या क्या स्कीम है, क्या कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो खेती को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे इकाई गाँव से शुरू होकर के और बड़े बड़े फार्म हाउस तक सभी वर्गों के लिए खेती में केंद्र सरकार ने स्कीम लाया है, जिसको आपको विस्तार से बताया गया। उसी तरह से उद्योग में भी आया है कि उद्योग में जिसकी चर्चा शुरू में ही आदरणीय विधायक ने कहा कि लघु सूक्ष्म विभाग एक बनाया गया, नए विभाग जनरेट किए गए, इसलिए कि छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग, एक तरफ जहाँ छोटे उद्योग को भी फोकस किया गया, वहाँ वैसे उद्योग आपको बताया कि 100 करोड़ से 50 करोड़ तक वैसे इंडस्ट्रीज जो नॉन परफॉर्मिंग हो गए, किसी वजह से वो कार्यशील नहीं रहे, तो सरकार उनको बिना गारंटी का, नॉर्मली बैंक के जो नॉर्म्स हैं कि जो अकाउंट्स एनपीए हो जाता है उसको सरकार फिर लोन नहीं देती है, उसके रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बैंक उससे हाथ खींच लेता है। लेकिन अभी सरकार ने साफ निर्देशित किया कि वैसे भी अकाउंट्स जो नॉन परफॉर्मिंग हो गए, क्रियाशील नहीं है, आप उनको प्रमोट करिए और उसके बगैर किसी गारंटी को आप उसको दे दीजिए। इससे बड़ा और क्या डील हो सकता है। आप सीधे तौर पर जानते हैं कि एक व्यक्ति जो पूंजी खो चुका होता है, साख जिसका गिर जाता है, उसको कोई भी पूंजीपति पूंजी देने के लिए तैयार नहीं, बैंक भी उसी सिस्टम से काम कर रहा है। तो सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि हम उनको भी लोन देंगे, चाहे वो छोटे व्यापारी हो या बड़े इंडस्ट्रीज हो, सारे लोगों के लिए दरवाजा खुला है। अब आपका प्रश्न था कि गिरिडीह में क्या हुआ, भाई गिरिडीह में और कोई एक जिले की बात नहीं, ये पूरे देश के पैमाने पर ये काम चल रहा है। हमारा काम है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है कि हम जनता को मीडिया के माध्यम से अवेयर करें कि सरकार ने ये स्कीम लॉन्च किया है। और हम आपसे भी आग्रह करेंगे, क्योंकि आप देश के और लोकतंत्र के एक बड़े पिलर है, आप बताएं जनता को कि भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और देश के वित्त मंत्रालय ने ये चीज किया है, जनता जानेगी तभी तक। और जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भूमिका यह है कि जहां गाड़ी अटके, जहां काम रुके, वहां हम उनको सहयोग देने के लिए सहयोगी के रूप में खड़े। तो हमारे तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के, चाहे एक गांव का इकाई का कार्यकर्ता हो या देश के पैमाने का कार्यकर्ता हो, जहां किसी की गाड़ी रुकेगी, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, हम लोग अपना कंधा लगाएंगे। और सरकार बिल्कुल सही कहा हमारे नेताओं ने, इस राज्य की सरकार तो चाहती नहीं, वो विकास के साथ राजनीति कर रही है। उनका कलेजा पट रहा है कि नरेंद्र मोदी का अक्स बड़ा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग पॉपुलर हो जाएंगे, तो हम उन योजनाओं को रोक दें, उस पर लगाम लगा दें। तो ये चलने हम लोग नहीं देंगे। देश ने जो तय किया है, देश में वो चलेगा। और इसके लिए हमारे तमाम नेता हैं, यहाँ विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो सारे लोग लगे हुए हैं। और आप इसीलिए देख रहे हैं कि ये देश के पैमाने पर ये काम चल रहा है। गिरिडीह प्रखंड के आवासीय परिसर में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से लोग परेशान हैं। आवासीय परिसर में रहने वाले लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर नाली निर्माण कराने की मांग की है। गिरिडीह प्रखंड के आवासीय परिसर में गंदा पानी की निकासी नहीं होने के कारण परिसर में रह रहे लोग परेशान हैं। आवासीय परिसर में बना सोख्ता भी बेकार साबित हो गया है, जिससे सारा गंदा पानी आवासीय क्षेत्र में ही जमा हो रहा है। प्रखंड परिसर में रह रहे लोगों ने गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर नाली निर्माण की मांग की है। ब्लॉक कैंपस के क्वार्टर में सरकार द्वारा बनाए गए सोख्ता, सारे के सारे सोख्ता क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त होने के कारण आप देख सकते हैं कि सारे क्वार्टर के पानी कैंपस में भरा पड़ा है और भरे रहने के कारण यातायात के साधन जो गली है, उस गली में पानी एक नदी के समान बह रही है। प्रशासन से सादर आग्रह है कि प्रशासन जल्द से जल्द या तो सोख्ता का निर्माण पुनः करे और नहीं तो पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण जल्द से जल्द करे। इस कोरोना महामारी में डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस सभी बीमारी का उत्पन्न हो चुका है और आए दिन क्वार्टर के बच्चे एवं क्वार्टर के बुजुर्ग बीमार पड़ते जा रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति की नुकसान हो रही है। हमारे सरकारी कर्मचारी लोग सभी अपने बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ रह रहे हैं। प्रत्येक दिन कार्यालय आना जाना होता है और हम लोग हर दिन गली में निकलते हैं तो कचरा और गंदगी में हम लोग निकल रहे हैं, जिससे कि गंदगी काफ़ी उत्पन्न हो रहा है यहाँ लगातार।
और गंदगी बने रहने के कारण हम लोग लगातार बीमार भी पड़ रहे हैं। तो हम सभी के द्वारा एक साइन किया हुआ आवेदन डीसी महोदय साहब को हम लोग समर्पित करेंगे, जिससे कि हम लोग का वो ख्याल रख सके। विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इधर थोड़ा सा ध्यान दे करके हम लोग का नाली का निर्माण और इसे हम लोग महामारी से बच सकें। नटराज चौक से न्यू बस स्टैंड रोड तक वन वे रोड करने के संबंध में बस स्टैंड रोड के दुकानदारों ने उपायुक्त को आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी कठिनाइयों को बताया। बस स्टैंड रोड से नटराज चौक तक के मोबाइल रिटेलर एवं अन्य व्यापारियों ने इस रोड को वन वे करने की मांग उपायुक्त से की है। उनका कहना है कि जो भी ग्राहक उनके दुकानों पर खरीदारी करने आते हैं, वे अपना दोपहिया वाहन सड़क के किनारे खड़ा करते हैं, तो ट्रैफिक ऑफिसर उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, जिससे दुकानदारों की रोजी रोटी की समस्या हो जाती है। इस संबंध में सभी दुकानदार एसडीओ से मिलकर अपनी समस्या बताए। आज हम लोग एसडीओ मैडम से मिलने के लिए एसडीओ ऑफिस में आए और हमारी मांग जो है वन वे करने का उन्होंने पूर्ण भरोसा दिलाया और बोला गया कि 2-3 दिनों के अंदर वन में हो जाएगा, आप लोग को कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो यही सभी दुकानदार से भी निवेदन यह है कि अपने गली को अच्छा से हम लोग को रखना है। वन में हो जाएगा तो हम लोग दुकानदार को बहुत सुविधा होगा दुकानदारी करने में। क्या परेशानी था? परेशानी था ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ग्राहकों के बाइक पकड़ लेने के संबंध में था और दुकान के पास आकर वो ग्राहक का गाड़ी उठा के ले जाता था, तो टू वे होने के कारण बहुत कंजेस्टेड हो जाता था। इस कारण से हम लोग वन वे का मांग किए और मुझे उम्मीद है और मैडम ने भरोसा दिया कि जल्द से जल्द आप लोगों की मांग पूरी। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा झारखंड की महिला प्रकोष्ठ की महिलाओं ने गिरिडीह के नवनियुक्त एसपी अमित रेणु से शिष्टाचार मुलाकात की, साथ ही भगवत गीता और बुके देकर उनका स्वागत किया। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा झारखंड के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा रागिनी लहरी साहा के नेतृत्व में प्रदेश एवं जिला महिला प्रकोष्ठ की सदस्यों ने गिरिडीह के नवनियुक्त एसपी अमित रेणु से शिष्टाचार मुलाकात की और भेंट स्वरूप भगवत गीता और बुके देकर उनका स्वागत किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहरी साहा ने कहा कि एसपी अमित रेणु के नेतृत्व में गिरिडीह का स्वर्णिम विकास होगा। साथ ही कहा कि बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मृदुल भाषी व्यक्तित्व के धनी हैं। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी रूपा गुप्ता, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ रेणु सेठ, अंजलि विजेता, मधु बर्नवाल, मधु भदानी आदि सभी पदाधिकारियों ने बुके और उपहार देकर उनका स्वागत किया। वैश्य एकता महासभा की ओर से हम सभी एसपी सर से मिलने के लिए आए हैं, अमित रेणु जी से। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मृदुल भाषी हैं और गिरिडीह की समस्याओं से भी रूबरू कराएं और उनके साथ कार्य करने का हम लोगों को मौका मिले, ऐसा उन्होंने हमें कहा। सिहोड़ी वार्ड नंबर 11 में नाली निर्माण नहीं होने के कारण लोगों ने खुद ही गैता कुदाल उठाकर कच्ची नाली का निर्माण किया। नगर निगम क्षेत्र के सिहोड़ी वार्ड नंबर 11 विद्यापुरी कॉलोनी में इन दिनों जल जमाव की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। सड़क के किनारे नाली नहीं रहने के कारण पानी लोगों के घरों में घुस जा रहा है। ऐसे में लोगों को बीमारी फैलने का डर बना रहता है। इस बाबत स्थानीय लोगों ने कहा कि नाली निर्माण के लिए वार्ड पार्षद अशोक राम व इसके पहले मुखिया संदीप शर्मा को भी कई बार आवेदन एवं दूरभाष के माध्यम से जानकारी दी है, लेकिन अभी तक नाली निर्माण नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई ठोस पहल नहीं होने पर खुद ही कच्ची नाली का निर्माण कर घरों से पानी निकाल रहे हैं। लोगों ने कहा कि यदि शीघ्र विद्यापुरी कॉलोनी में नाली निर्माण नहीं हुआ तो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मौके पर उपेंद्र वर्मा, बसंत वर्मा, रामेश्वर मोदी, छोटू कुमार आदि लोग मौजूद थे। यहाँ का हम लोग वासी हैं। ये वार्ड पर अशोक राम जी के अंदर आते हैं, लेकिन हम लोग परसों भी उसको सूचना किया, वो बोले आके देख लेंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्योंकि हम लोग पूर्व से भी 2 महीने से बोलते आ रहे हैं कि बरसात का सीज़न आ रहा है। अगला साल भी हम लोग अवगत कराए थे और अभी तक ये सिलसिलाट चल रहा है। हम लोग को अपने से पानी निकालना पड़ रहा है। मोहल्ला में बहुत दिक्कत हो रहा है। वो देख रहे हैं आप लोग कि पानी किस तरह जमावड़ा पड़ा हुआ है। ये विद्यापुरी कॉलोनी का गली में
पानी जम जाता है बारिश के दिनों में। वैसे भी हमेशा भी यहाँ नाली बना हुआ नहीं है। हम लोगों ने मुखिया को भी और वार्ड पार्षद को भी लेकर किया, लेकिन अभी तक जो है सो 10 वर्षों से यहाँ पर जो है सो कोई जो है काम नहीं हुआ, जिसके चलते घरों में पानी घुस जाता है। तो हम लोग को अपने लग करके इसको पानी को निकासी कर रहे हैं। देख रहे हैं पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक गली में भरा हुआ है, पानी घर में घुस जा रहा है। अब नगर निगम भी जो है इस क्षेत्र को लिया, लेकिन नगर निगम का जो है सो कोई सुविधा हम लोग के मोहल्ला में कुछ नहीं है। न तो कचरा उठा करके ले जाता है, न नाली ही साफ करता है। यहाँ की नगर निगम का नीति ठीक नहीं है, क्योंकि सुविधा भी मिलनी चाहिए। हम उसके लिए टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ वैसा कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो चाहते हैं कि ये नाली और गली दोनों बन जाए, ताकि पानी का निकासी बढ़िया हो सके, घरों में पानी नहीं घुसे। नाली उली का कचरा उचड़ा पानी हमेशा जमा रहता है, जिसके हमें जो है सो डेंगू मलेरिया फैलने की समस्या जो है सो बनी हुई रहती है। शास्त्री नगर के वार्ड नंबर 9 में बारिश के कारण पुराना दीवार गिर गया, जिससे कई सामान भी टूट गए, जिससे घर के मालिक को काफी नुकसान हुआ है। शास्त्री नगर के वार्ड नंबर 9 में बारिश के कारण पुराना जर्जर दीवार ढह गया। दीवार गिरने के कारण बगल के घर में बंधे गाय को चोट आई और घर का सामान टूट फूट गया। खटाल मालिक ने संबंधित दीवार के मालिक से दीवार गिरने से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की। यह खटाल श्रवण कुमार यादव का है, जो वहां रहकर जीवन यापन करता है। दीवार जो है गुरु नानक हार्डवेयर का मनीष सिंह का। तो ये दीवार हमको लगता है कम से कम 15-20 साल से एकदम गिरने का कगार पर था। 15 साल से हम तो देख रहे हैं गिरने के कगार पर था, लेकिन आज अचानक गिर गया। बारिश हुआ और अचानक गिर गया। यही अच्छा हुआ कि वहाँ कोई आदमी नहीं था। बाकी तो यहाँ जानवर को सबको चोट लगा, थोड़ा दूर में था, ईटा से सबको चोट लगा। मेरा वहाँ सारा सामान पड़ा हुआ, सारा सामान टूट गया मेरा। वहाँ घर मतलब घर का दीवार भी गिर गया, पूरा छत सब गिर गया। मेरा घर पे दीवार गिरा है। अच्छा वो मतलब कोई आदमी नहीं था, वो तो घर पे गिरा तो चलो घर तो बन जाएगा, लेकिन आदमी नहीं था, वो कितना नुकसान हो जाता है। वहाँ भी 8-10 एल्वेस्टर टूट गया है। पानी का बड़ा टंकी था वो टूट गया। मतलब जितना मेरा साइकिल उकिल था, बाकी सब जितना वहाँ सामान बहुत गिलन विलन बहुत ज़्यादा था, मतलब वहाँ सारा सब टूट गया। वहाँ जो मेरा नुकसान हुआ सामान का ये हमको देगा और क्या, और मांग क्या रहेगा हमको। ये चीज़ जाके आप बताएं वहाँ पे? वो तो देखा, क्या बोला? कुछ नहीं बोल रहा वो। हमारा यही कहना है कि जो छोटा मोटा इनका समस्या है उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है नहीं। ये सब गरीब परिवार से आते हैं। जो भी पानी का टैंक, एक बड़ा टैंक था इनका, बाल्टी डिब्बा, दूध पहुँचाने का जो डब्बा था वो था, दीवार था, एल्वेस्टर था, उसी का अपना सोच समझ के एक मुआवजा दे देना चाहिए गरीब आदमी को। मतलब और अगर ये नहीं करते तो जिला प्रशासन से सहयोग करवा दें। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।